हेलो भाई, आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक के अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं आपको याद होगा। सेकंड ए जो है, सेकंड ए की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। क्या होती है जल्दी बताओ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, बेरियम के बाद एक और आता है रेडियम। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये 2 आएगा। यहाँ सॉरी कितना आएगा बताओ। ये 12 आएगा, 20, 38, 56 और 88। ठीक, इसमें एक खास बात होती है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है बेरिलियम को नहीं कहा जाता। बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। बेरिलियम सेकंड ए की मेटल है लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड है वो सारे के एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रखते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल वो होती है जिनके हाइड्रोक्साइड्स जो है और ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक हों। अल्कलाइन अर्थ मेटल किसे कहेंगे? जिनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक हों। तो ये बेरिलियम ऐसा होता है जिसका एम्फोटेरिक होता है, इसलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहा जाता। लेकिन जब कभी जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हाइड्रोक्साइड क्या ऑर्डर बताओ, नाइट्रेट का ऑर्डर बताओ, ऐसे तो बेरिलियम भी उसमें काउंट किया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो उसमें ऑर्डर में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐसे होगा। आप ये इसमें स्पेसिफाइड आप जाके नहीं करोगे कि सर ऑप्शन में बेरिलियम भी क्यों था, ऑप्शन बेरिलियम तो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता। ठीक है, एक नया सवाल। मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड हैज लोएस्ट सॉल्युबिलिटी, तो आप आंसर बेरिलियम है कि बेरिलियम सबसे लोअर रखता है। आपने इस बेसिस पे छोड़ दिया उस क्वेश्चन को कि बेरिलियम तो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता, तो मैंने हाइड्रोक्साइड नहीं लगाया। तो यहां पर सवालों में इसको कंसीडर करते हुए ही टिक करना है। सवाल जब आता है कि कौन सा एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, तब टिक करना है कि बेरिलियम नहीं है। सवाल क्या आता है कि कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, तभी आपको टिक करना है बेरिलियम नहीं है। क्लियर? बाकी सारे ऑर्डर में, सवालों में, सब में इसको कंसीडर करते हुए चलना। इनका कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, पहला तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आएगा NS2। मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी 2 होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा देंगे ये किसमें, 2p में। ठीक, पहला जो आएगा अब आपसे एटॉमिक साइज। तो आपको पता है शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आने पर क्या होगी? डिक्रीज, बिकॉज शेल इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज, बिकॉज शेल इंक्रीज, क्योंकि शेल इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर आपको पता है क्या आएगा? बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये रेडियम। अब अगर आप इनकी बात करें तो आपको पता है नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, लेकिन अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये ऑर्डर आएगा। रीजन कल बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, सेम वही रीजन है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। क्या आएगा जल्दी बताओ? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। क्लियर? अब इधर देखो, डेंसिटी की बात करें तो D बराबर आएगा m/v। D में m ज्यादा होगा, v कम होगा। तो अपन ने पढ़ा था, याद करो कि डेंसिटी हमेशा डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। कल भी बताया था मैंने ये। बट विथ सम इर्रेगुलरिटीज। यहां पर जो डेंसिटी होती है वो नीचे आने पर क्या होती है बताओ? बढ़ेगी, लेकिन विद सम इर्रेगुलरिटीज।
जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये रहा, तो डेंसिटी आपके नीचे आने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है विथ सम इरेगुलरिटीज, यानी कि पहले डिक्रीज हुई फिर बढ़ी। आपको अगर इसे याद रखना है तो याद करो एक्समैन, तो डेंसिटी एक्समैन की तरह होती है सेकंड डे वालों की। सेकंड डे वालों की डेंसिटी किसकी तरह होती है, एक्समैन की तरह। सेकंड डे वालों की जो डेंसिटी हो किसकी तरह होती है, एक्समैन की तरह। सेकंड वालों की डेंसिटी किसकी तरह होती है, एक्समैन की तरह। ठीक है, यहाँ पर आगे अभी ऐसा क्यों हो रहा है, उसका एक रीजन है। जिनको समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं आया वो सॉलिड स्टेट जब आप पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री में तब आएगा समझ में। जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं अपन, तो इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट होता है। लेकिन जो फर्स्ट डे वाले होते हैं, तो फर्स्ट डे वालों के अंदर एल्कलाइन जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है वो बीसीसी होती है। तो बीसीसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगी तो वो सब सेम होंगे। बीसीसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में सबकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होगी। जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का क्या रोल आता है डेंसिटी में। जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का डेंसिटी में रोल क्या होता है, और बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब हमने अल्कली मेटल की बात की थी, सबका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम था, इसलिए डेंसिटी जो थी सीधी साइज और मास पे और वॉल्यूम पे डिपेंड कर गई थी, वॉल्यूम पे। लेकिन अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, सबकी डेंसिटी इक्वल नहीं होती है। सबकी डेंसिटी अगर इक्वल नहीं है, सबकी डेंसिटी अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, डेंसिटी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। तो ये वेरिएशन इसी वजह से आते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखना पड़ता है कि इंक्रीज डाउन द ग्रुप विद सम इरेगुलरिटीज ड्यू टू देयर डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्या लिखोगे आप, ड्यू टू देयर डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, तो जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अगर अलग आएगी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पर ये मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट नीचे आने पर इंक्रीज होता है, विथ सम इरेगुलरिटीज। नीचे आने पर क्या होगा, बोलो इंक्रीज विथ सम इरेगुलरिटीज। फिर रीजन ये आया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। रीजन आपको एक ही देना है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यहां पर भी वही आता है कि बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। यहां पर भी वो आएगा विथ सम डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, विथ सम बोलो इरेगुलरिटीज, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सबका एक ही रीजन है भाई, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो आपको ये डाउट आएगा सर इनको याद करना है क्या, देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, और डेंसिटी पूछ सकता है, तो डेंसिटी आपको याद होगी एक्समैन। तो एक बार आप इसको लर्न कर लेना, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देना, कोई टेंशन नहीं। कोई नहीं पूछ रहा आपसे जेईई के अंदर ये सवाल। एस ब्लॉक में से जो सवाल आते हैं वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, लेकिन पहली बार में याद करने हैं। फर्स्ट टाइम तो याद करोगे। रिड्यूसिंग पावर, देखो रिड्यूसिंग पावर की जब बात करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम में नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी और ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब मेरा एक डाउट है, जब कल पढ़ा था तो लिथियम तो स्ट्रॉन्गेस्ट था, यहां पर ये फिर वीकेस्ट क्यों हो गया, जबकि लिथियम के अंदर हमने कहा था ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अब आप दिमाग लगाओ, लिथियम अगर +1 है और उसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी है, तो बेरिलियम पर +2 है, +2 है तो +2 है तो बेरिलियम की तो हाइड्रेशन एनर्जी और ज्यादा होगी लिथियम से। तो अगर बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी और ज्यादा होगी लिथियम से, तो इसका मतलब क्या निकला, इसके हाइड्रेशन और ज्यादा है तो इसका मतलब क्या निकला, तो इसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, सबसे ज्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आगे आगे जाना चाहिए था इसको तो। लेकिन बेरिलियम में एक खास बात थी, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। अब हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है वो नेगेटिव है, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है वो पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव जो ज्यादा है वो पॉजिटिव से कंपनसेट हो रही है, तो टोटल जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव इतनी नहीं हो पा रही कि सबसे स्ट्रॉन्ग बन पाई है। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत होना प्लीज।
हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है जिससे कि नेगेटिव ज़्यादा आता था, नेगेटिव ज़्यादा आता था जिससे डेल्टा जी नेगेटिव होता था। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं किसकी, बेरिलियम में क्या ज़्यादा हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ गया, पॉजिटिव वाली एनर्जी थी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, और हाइड्रेशन भी ज़्यादा होती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बढ़ रही है, तो टोटल नेगेटिव तो नहीं बढ़ रही ना, तो डेल्टा जी नेगेटिव कम हो रही है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। क्लियर सबको? तो अगर हम बात करें कि आपसे पूछा जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी और ये तो रिड्यूसिंग पावर के बारे में बता देंगे, सिंपल है। अब देखो, अब आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, क्या बोला, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारे ये एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। क्या बनाएंगे ये, आयनिक कंपाउंड, एक्सेप्ट आपको पता है बेरिलियम। बेरिलियम में आपको पता होगा FClBrI, ये आयनिक कंपाउंड में पढ़ा है हमने कि आयनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि बेरिलियम जो होता है उसके जो हैलाइड होते हैं, चाहे वो फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, वो प्रीडोमिनेंटली क्या होते हैं, कोवेलेंट। और जबकि इसी तरह से Mg की बात करें, जहां पर Mg बराबर X बराबर Cl Br और I आएगा, वो भी क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंटली क्या होते हैं, कोवेलेंट। ठीक है, यहां पर अगर हम चेंज करते हैं इसको तो LiX भी बताया था कल, और एक LX3 भी होता है। ये तीनों ऐसे कैसे होते हैं, और यहां पर सिर्फ अगर LiF ले लें, MgF2 ले लें, और आपका जो है वो LF3 ले लें, तो ये आपके तीनों क्या होंगे, प्रीडोमिनेंटली आयनिक। प्रीडोमिनेंटली क्या होंगे, आयनिक। LiF, MgF2, LF3 प्रीडोमिनेंटली क्या होंगे, आयनिक। क्या होंगे, आयनिक। तो ये आपके सारे के सारे कोवेलेंट हो गए, सारे के सारे आयनिक हो गए। तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जनरली सिर्फ इनको छोड़ के। ये आपके बेरिलियम के हैलाइड जितने होंगे वो कोवेलेंट, मैग्नीशियम के हैलाइड अगर ClBrI वाले हैं तो वो कोवेलेंट, फ्लोराइड वाले हैं तो आयनिक। क्लियर? अब आगे की कहानी देखो, ये आपके हो गए पहली रिएक्शन। रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शन विद, सबसे पहले अगर हम देखें तो O2 के साथ अपन ने पढ़ी थी पिछली बार भी, सेम उसी तरह से पैटर्न चलाएंगे, है ना। जैसे वहां रिएक्शन पढ़ी थी वैसे ही यहाँ आएगी। मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये ऑक्साइड बनेगा, और अगर एक्सिस ऑफ O2 लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ये मेटल है, इस मेटल में कौन कौन सी मेटल हो सकती है जो बनाएंगे, ये मैग्नीशियम, बेरिलियम और कैल्शियम। यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम अगर O2 से रिएक्ट करते तो ऑक्साइड में स्टेबल हो जाएंगे, ये आगे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर बेरिलियम की जगह यहाँ पर क्या आ गया, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, तो आपके ये क्या बनाएंगे, ऑक्साइड भी बनाएंगे। और ये जब एक्सिस में रिएक्ट करेंगे, एक्सिस ऑफ O2 से, तो ये आपका क्या बनाएंगे, परऑक्साइड। ये ऑक्साइड है और ये आपका परऑक्साइड है। और अगर आप ये एक्सिस ऑफ O2 और ले लें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। सिंपल है। देखो, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम की रिएक्शन हुई O2 से तो ऑक्साइड। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन है ये जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होगी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने पर ये क्या करेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे और उस -2 को अपने पास होल्ड कर लेंगे। -2 को अपने पास होल्ड कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज को। अपन ने पहले पढ़ा था ना, जैसे लिथियम कर रहा था। यहां पर जब आया तो थोड़ा पोलराइजिंग पावर कम हुआ स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का। पोलराइजिंग पावर अगर कम हुआ तो ये ऑक्साइड बनाया, फिर उन्होंने क्या बनाया, परऑक्साइड। एक्सिस में लिया तो फिर कोई रिएक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ स्टेबलाइज हो गया अपनी ऑक्सीजन के साथ -2 चार्ज को लेकर के। ठीक है,
और जब O2 पर -2 आया तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो आपसे पूछेगा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एक्सेस ऑफ एयर में रिएक्ट कराएं तो क्या करोगे, ऑक्साइड बना के रह जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्शियम और बेरियम को लेंगे तो ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा। अब यहां पर ऑक्साइड की बात करें तो जो बेरिलियम ऑक्साइड है, सिर्फ बेरिलियम ऑक्साइड प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होगा, बाकी सारे ऑक्साइड आयनिक होंगे। नोट करके लिखेंगे आप कि बेरिलियम ऑक्साइड के लिए लिखना प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट ऑक्साइड, while other oxides are ionic and having rock salt structure। ये सॉलिड स्टेट में आएगी, ठीक है, सॉलिड स्टेट में आएगी। सॉलिड स्टेट में रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होती है लाइक NaCl स्ट्रक्चर। ये हम पढ़ लेंगे इसलिए आप यहां पर दिमाग नहीं लगाएंगे, जस्ट एक इंफॉर्मेशन लिखा गया है। ठीक, दूसरी बात, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, नोट करेंगे यहां पर एम्फोटेरिक। बाकी जितने ऑक्साइड है सारे बेसिक होंगे। क्या बोला, बाकी सारे ऑक्साइड बेसिक होंगे। नोट करो, बेरिलियम ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक, और बाकी सारे ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक। क्लियर। तीसरा क्या लिखोगे, ऑल ऑक्साइड्स आर थर्मली स्टेबल, यानी हीटिंग पे आसानी से नहीं टूटेंगे। इसीलिए याद करो मेटलर्जी के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हमने कहा था रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स होते थे, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि इनके ऑक्साइड जो है वो थर्मली स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, थर्मली स्टेबल। अब आती बात रिएक्शन विद नाइट्रोजन। M3N2 हीट करेंगे तो मेटल प्लस नाइट्रोजन में आ जाएगा। क्लियर। सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ, सारे जितने भी हैं सारे के सारे नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड। सारे के सारे नाइट्राइड बनाते हैं, और नाइट्राइड का अगर हाइड्रोलिसिस करें तो सब अमोनिया निकाल देते हैं, और हीटिंग करने पर सारे के सारे मेटल प्लस नाइट्रोजन देते हैं। अब जनरली एक सवाल आता है जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक वायर है, उस वायर को रख दिया, रखने के बाद वो आपका क्या हो गया, रिएक्ट करा तो नाइट्राइड बना होगा। ऑन मॉइस्चर अगर ज्यादा हो जाएगा तो नो डाउट वो नाइट्राइड उस पानी से क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड, और मॉइस्चर से हाइड्रोलाइज्ड होगा और अमोनिया गैस निकलेगी। अमोनिया गैस का स्मेल आपसे पूछ लेता है, पंजेंट स्मेल होती है अमोनिया की। कैसी होती है, पंजेंट स्मेल। कभी जनरल या सरकारी टॉयलेट में जाते हैं तो वॉशरूम के अंदर जब जाते हैं तो वो जो स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल को कहते हैं पंजेंट स्मेल, क्योंकि वो यूरिन के अंदर अमोनिया ही बाहर निकालते हैं हम बॉडी से, तो अमोनिया की स्मेल होती है। तो वो जो स्मेल आती है वही पंजेंट स्मेल कहते हैं। तो कभी ऐसे सवाल आ जाए कि एक एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट आपका एयर में एक्सपोज कर रहे हैं तो एक कंपाउंड बन रहा है वाई, और वाई जो है वो ऑन, ठीक है, हाइड्रोलाइज, पूरा वर्ड लिखेगा तब तो समझ ही गए, लेकिन ऑन मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो एक गैस निकाल रहा है जेड, जिसकी स्मेल है पंजेंट, तो वो कंपाउंड कौन सा होगा, तो आप बता देंगे नाइट्राइड होगा, मैग्नीशियम का नाइट्राइड। या एलिमेंट कौन होगा, मैग्नीशियम। और बहुत फेमस रिएक्शन होती है मैग्नीशियम के साथ ही पूछी जाती है बार बार, ठीक है। तो ये रिएक्शन आ गई, हीटिंग पे वापस आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट देते हैं, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। क्लियर। अब एक खास बात, और वो खास बात ये है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम सब देते हैं, और फर्स्ट ए के अंदर सिर्फ लिथियम दे रहा था। तो लिथियम की और यहाँ मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है, अगर याद हो तो। लिथियम का और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, तो वो सेम रिएक्शन यहाँ आ रही है कि दे आर डायगोनली सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी ये भी है, वो भी रिएक्ट करता है नाइट्रोजन से और ये भी रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन से रिएक्शन की बात कर रहे थे, नाइट्रोजन से रिएक्शन के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रिएक्शन विद एयर। यहाँ जो रिएक्शन विद एयर है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, क्योंकि
क्योंकि ये एक तो क्या है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, दूसरा ये ऊपर ही ऊपर है, ग्रुप में ऊपर ही ऊपर है, छोटा साइज है इनका, पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है, तो ये दे आर इनर्ट होते हैं टुवार्ड्स एयर एंड वाटर, दे आर इनर्ट टुवार्ड्स एयर एंड वाटर, यानी कि ये पानी और इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बेरिलियम को पाउडर्ड फॉर्म में ले लो, किस में ले लो, पाउडर्ड फॉर्म में, तो पाउडर्ड फॉर्म में लेने पर जो बेरिलियम होता है वो रिएक्ट करके अपना बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड बना लेता है। क्या कर लेता है ये, रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम नाइट्राइड। इसी तरह मैग्नीशियम का भी अगर आपने, क्योंकि मैग्नीशियम भी क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर तो आता ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने नहीं पढ़ी है अगर तो हम पढ़ लेंगे। तो बेरिलियम के बाद जो मैग्नीशियम है वो भी आपका रिएक्ट कर लेता है, अगर आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो वो रिएक्ट करता है डेजलिंग, समझ रहे हो उसको, डेजलिंग रिएक्शन के साथ देता है और आपके वो भी नाइट्राइट और ऑक्साइड बना लेता है। तो पाउडर्ड फॉर्म अगर ले रहे हैं तो रिएक्शन के बाद आपके ये रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर रिएक्शन विद वाटर, जैसे वहां पड़ी थी, तो रिएक्शन विद वाटर अगर हम कराएं तो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होगी ऐसे, ये M+H2 MOH+H2, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यही कि बेरिलियम इनर्ट होगा, बेरिलियम क्या होगा, इनर्ट होगा टुवर्ड्स वाटर, बेरिलियम क्या होगा, इनर्ट होगा टुवर्ड्स वाटर। मैग्नीशियम जो होगा वो रिएक्ट करेगा विद वार्म वाटर, जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये कर लेंगे कोल्ड वाटर। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये तीनों रिएक्ट कर लेंगे विद कोल्ड वाटर। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम रिएक्ट कर लेंगे विद कोल्ड वाटर, सिंपल है। अब ऐसा क्या हो रहा है, देखो बेरिलियम वार्म वाटर की जरूरत क्या होती है, क्योंकि जब मैग्नीशियम, बेरिलियम तो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रेडॉक्स हो रही है, देखो रिएक्शन ये 0। तो यहां पर एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है बेरिलियम, इसलिए वो तो इनर्ट है रिएक्शन में, ठीक। मैग्नीशियम वार्म वाटर से क्यों कर रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तो वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ऑक्साइड की, तो उस प्रोटेक्टिव लेयर को रैप्चर करने के लिए, तोड़ने के लिए हीट करना पड़ता है। या एक और तरीका होता है अमलगमेटिंग विद मरकरी, यानी कि उसकी मरकरी से रिएक्ट करा के उस ऑक्साइड की लेयर को रैप्चर किया जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जाएगी कि मैग्नीशियम वार्म वाटर से रिएक्ट क्यों करता है, कोल्ड वाटर से क्यों नहीं करता, तो आप क्या बोलेंगे, बिकॉज ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है ऑक्साइड की, जिसे हीट करके तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद एक तरीका तो हीटिंग है, दूसरा होता है अमलगमेटिंग विद मरकरी, यानी कि मरकरी से रिएक्ट करा के उसका अमलगम बना करके उस लेयर को हटाया जाता है, ठीक है। तो ये बात अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप आसानी से बता देंगे। रिएक्शन विद वाटर भी इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्शन विद वाटर के बाद आता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा मेटल हाइड्राइड, और इस मेटल हाइड्राइड का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं तो बन जाएगा ये हाइड्रोजन गैस, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है उसे हाइड्रोलिथ कहा जाता है, बहुत फेमस है, कई बार पूछेगा एग्जाम में आपसे, तो आप इस हाइड्रोलिथ को भूलना मत कभी भी, ठीक है। बहुत फेमस है हाइड्रोलिथ, क्या बोला मैंने, बहुत
फेमस है हाइड्रोलिथ, इसको आपको भूलना नहीं है। क्लियर सबको? तो हाइड्रोलिथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें सवाल पूछा जाता है। अब सवाल कैसे कैसे आएगा देखना जरा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बताओ फटाफट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव सेम प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस? सेम प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस पे कौन देगा? जल्दी से बताओ फटाफट, ट्राई करो फटाफट जल्दी। क्लियर? आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर फर्स्ट आ रहा है क्योंकि आपको दिख ही रहा है सेम प्रोडक्ट आएगा, हाइड्रोजन निकलेगी हाइड्रोलिसिस करने पे, लेकिन आपका सबका आंसर गलत है। आंसर आएगा दिल्ली। यही आईटी है। अब जेई वाला जब आईटी का आंसर दिल्ली दे रहा है तो आप समझ रहे हो सर ये क्या बदतमीजी है, क्या कर दिया। देखो इधर, जब आप इसका रिएक्शन करा रहे हो तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहा है। तो जब आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड लेंगे या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो अलग अलग होते हैं ना भाई, पेयर सेम का हुआ। जबकि वहां देखो आप, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या करा था, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या करा था कि कैल्शियम की पानी से अगर रिएक्शन कराऊं तो आपका बन रहा था कैल्शियम की पानी से रिएक्शन करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। और अगर मैं क्या ले रहा हूं हाइड्रोलिथ और इसका हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं तब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बन रहा है। तो यहां पर क्या मतलब निकला इसका? सेम प्रोडक्ट तो इसी से बने ना, ये आंसर जाएगा। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और ये कई बार आता है भाई। अब गलती नहीं होगी, प्रॉमिस करो। पक्का? चलो अब आप जब हाइड्राइड की बात हो रही है ना तो मेटल के साथ रिएक्ट करके सारे हाइड्राइड डायरेक्ट बन जाते हैं। यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में मेटल प्लस हाइड्रोजन अगर हो तो डायरेक्ट रिएक्ट करेंगे तो हाइड्राइड बन जाएगा, एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्राइड। तो नोट करके हम क्या लिख रहे हैं कि बाकी सारे हाइड्राइड रिएक्ट करके डायरेक्ट बन सकते हैं मेटल्स प्लस हाइड्रोजन से, एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्राइड। इसके लिए बनाया जाता है, तो इसके लिए लिया जाता है आपका BeCl2। क्या लिया जाता है? BeCl2। और BeCl2 जो होता है उस BeCl2 की रिएक्शन कराई जाती है LiAlH4 से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराने पर आपका ये BH2AlCl3 प्लस LiCl बनता है। ठीक है, तो ये BH2 बनाने का तरीका ऐसा होगा। क्लियर सबको? तो ये बहुत फेमस रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन करा के ही बनाया जाएगा आपका बेरिलियम हाइड्राइड। ठीक, अगला होता है आपका, इसका रीजन डिफरेंट बिहेवियर शो करने का रीजन है कि इसके अंदर +2 चार्ज है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करने लगता है अपने ग्रुप के मेंबर से, इसलिए रिएक्शन डिफरेंट है। रिएक्शन विद हेलोजेंस, मेटल प्लस X2, क्या बोला जल्दी बताओ? मेटल प्लस X2 से रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या बनेगा? वही हैलाइड्स। और जो हैलाइड्स होते हैं इनके जनरली आयनिक होते हैं, सिवाय किसको छोड़ के? बेरिलियम के और मैग्नीशियम के। अभी बताया था मैंने आपको कि बेरिलियम का जो हैलाइड था BeX
टू यानी X बराबर है FClBrI, वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। फिर अपने बताया था क्या, MgX2 जहाँ X बराबर ClBrI प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, बाकी सारे आयनिक है। क्लियर। तो ये आपके हैलाइड्स जो होते हैं वो आपके हाइड्रोलिसिस भी करते हैं, और हाइड्रोलिसिस करके वो वापस से क्या दे देते हैं, HX। जैसे अगर सवाल पूछे कि क्या ये BeCl2 डेसिकेंट है, सवाल क्या आएगा, डेसिकेंट। क्या आएगा, डेसिकेंट। डेसिकेंट का मतलब ही होता है डेलिक्विसेंट। डेसिकेंट का मतलब क्या होता है, डिलिक्विसेंट। और ये हाइड्रोलिसिस जो वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका सिंपल मीनिंग होता है पानी के साथ रिएक्शन। और ये कब हो सकता है, जब कभी किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और पॉजिटिव चार्ज हो। तो आपसे दो चीजें पूछ रहा है, क्या BeCl2 इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है। तो आप कैसे देखेंगे इसको मैं बताता हूं। सबसे पहले आप बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता है 2 बॉन्ड बना रहा है ये, तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ये एक्साइड करेगा, हाँ। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ऑर्बिटल खाली हैं, तो क्या इसमें ऑर्बिटल खाली है, हाँ। वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ। तो क्या इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, हाँ। दूसरा सवाल, इस पर +2 चार्ज आ रहा है, हाँ। तो मैंने कहा हाइड्रोलिसिस की कंडीशन क्या होती है, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और दोनों एक ही एटम पर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यानी पानी से रिएक्शन होगी। तो अब दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने, डेसिकेंट। डेसिकेंट मतलब होता है डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट वो होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। तो पानी को एब्जॉर्ब करने की इच्छा इसकी भी है, क्योंकि एक तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, जिनकी भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है वो पानी को अपनी ओर खींचते हैं। जिनकी भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है वो अपनी ओर पानी को खींचते हैं। तो अब सवाल ध्यान से सुनना, वो बोलेगा BeCl2 इज डेसिकेंट, सही है क्या, यस। दूसरा, डेसिकेंट होने का रीजन क्या है, हाई पोलराइजिंग पावर। ये एक अलग सेगमेंट हो गया। दूसरा सवाल, BeCl2 अंडरगोज इन हाइड्रोलिसिस इजीली बिकॉज, अब इसका एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज इट हैज 2 वैकेंट ऑर्बिटल एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन बेरिलियम। अब दोनों को मिक्स कराओ। वो अगर ऐसे देता है कि बेरिलियम BeCl2 इज अ डेसिकेंट, सो दैट्स व्हाई इट अंडरगोज इन हाइड्रोलिसिस इजीली, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं हुआ। वो हाइड्रोलिसिस में जा रहा है, उसका रीजन है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज है, और वो डेसिकेंट है, उसका रीजन है उसका हाई पोलराइजिंग पावर है। दोनों डिफरेंट, अलग अलग समझ में आ गया, ठीक। एक खास बात, इसी तरह से CaCl2 भी डेसिकेंट होता है और एक गुड एब्जॉर्बर भी होता है। नोट करके लिखना, CaCl2 इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ गैसेस एक्सेप्ट अमोनिया। ये हैलाइड से इनकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, एक्सेप्ट अमोनिया, बिकॉज अमोनिया के साथ ये रिएक्ट करके एक एडक्ट बना लेता है। एक्सेप्ट अमोनिया एंड अल्कोहल। क्या बोला जल्दी बताओ, एक्सेप्ट अमोनिया एंड अल्कोहल। तो नोट करके लिखना, CaCl2 इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट बट इट डज नॉट, या गुड एब्जॉर्बर ऑफ गैसेस, ऐसे लिखो। CaCl2 इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सेप्ट अमोनिया। तो अमोनिया रीजन कि अमोनिया से रिएक्ट करके CaCl2.8NH3 बना रहा है, और अल्कोहल से रिएक्ट करके CaCl2.4C2H5 बना रहा है। तो जब कोई रिएक्ट कर लेता है तो फिर उसको नहीं बोलते कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, गुड एब्जॉर्बर नहीं हुआ फिर ये। तो ये 2 प्रॉपर्टी इनकी होगी, बेरिलियम की और इसकी। अब एक खास बात होती है हैलाइड्स में, एक खास बात ये होती है कि जो बेरिलियम है ना, इस मेथड से आप BeF2 नहीं बना सकते एंड BeCl2 डायरेक्ट नहीं बना सकते। नोट करके हम क्या लिखेंगे कि BeF2 एंड BeCl2 डू नॉट फॉर्म डायरेक्टली, ठीक है, इनके अल्टरनेट मेथड होते हैं। तो बेस्ट मेथड ऑफ, क्या बोल रहा है वो, बेस्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BeF2। BeF2 का फॉर्मेशन का जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, वो है हीटिंग इफेक्ट या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दिस। ये अमोनिया प्लस BeF2 बना देता है, ठीक है। और BeCl2 का बेस्ट मेथड बनाने का है, बेरिलियम ऑक्साइड लेते हैं,
कार्बन लेते हैं, Cl2 लेते हैं, 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, तब आपका जो है वो क्या बनता है, BeCl2। तो BeCl2 बनाने का जो तरीका है वो क्या है, समझ में आ गया। बेरिलियम ऑक्साइड का रिडक्शन, पहले देखो आप, इससे रिड्यूस किया इसने, कार्बन ने इसको रिड्यूस किया बेरिलियम ऑक्साइड को, और जब इसको रिड्यूस किया तो आपके बना होगा बेरिलियम, और बेरिलियम ने फिर हेलोजन से रिएक्ट करा, BeCl2 बना। तो इस तरह से आपका बेरिलियम हैलाइड्स बनाया जाएगा। क्लियर, नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट है ये, फटाफट। क्लियर। अब देखो एक खास बात ये होती है कि नीचे आने पर हमने क्या कहा था, पोलराइजिंग पावर जो घट रही है, तो इनके भी सॉल्ट्स हाइड्रेटेड होते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, लिथियम सॉल्ट्स आर हाइड्रेटेड। MgCl2.6H2O भी हो सकता है, 8H2O भी हो सकता है, डिपेंड करता है मॉइस्चर कितना है। तो एनसीईआरटी में एक जगह 8 लिखा हुआ है, एक जगह 6 लिखा हुआ है, समझ के कंफ्यूजन खत्म। तो आप 6 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो। देखो नीचे आने पर क्या हो रहा है, नीचे आने पर क्या हो गया, ये हाइड्रेशन कम हो गया इसका, देखो अब .2H2O में आ गया ये। नीचे आने पर क्या हो गया, हाइड्रेशन कम। रीजन, पोलराइजिंग पावर घट रही है। देखो अब अभी तक तो 6 चल रहा था, अचानक से बेरियम पे 2 आ गया, क्योंकि नीचे आते बेरियम की बहुत ज्यादा कम हो गई पोलराइजिंग पावर। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपसे हमेशा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि भैया हैलाइड जो होगा, उस हैलाइड के अंदर आपका क्या होगा। तो हैलाइड के अंदर क्या होगा समझ जाएंगे, बोलो। अब आएगी रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड की हम बात करें तो यहां पर आएगा मेटल प्लस कोई भी एसिड ले लें, लेकिन बेरिलियम यहां पर इस तरह से रिडॉक्स नहीं करता। ये एसिड देखो आप, H++Cl-, इसको इसने क्या किया, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अभी बताया था ना अपन ने। लेकिन इनमें सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, बेरिलियम। तो बेरिलियम आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। क्या बोला जल्दी बताओ, बेरिलियम वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए ऑर्डर क्या आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। क्या आएगा जल्दी बताओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। क्या आएगा जल्दी बताओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, तो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ये। ऑर्डर ऑफ एसिड्स से अगर रिएक्शन की बात पूछेगा तो बता देंगे। क्लियर, आया ना। अब एक खास बात होती है कि जो डिहाइड्रेशन होता है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ जो ये जो नीचे आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन मतलब आप हीटिंग इफेक्ट की बात अपन ने की थी अगर याद हो तो। जिन बच्चों ने हीटिंग इफेक्ट नहीं पढ़ा है वो हीटिंग इफेक्ट बाद में पढ़ लेंगे, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, एक लाइन जो होती है वो होती है कि कभी भी जब हम इन हैलाइड्स को जब हीट देते हैं तो ये हैलाइड हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। क्लियर, लेकिन नीचे आने वाले आपके हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे, लाइक बेरियम, क्योंकि बेरियम जो होगा, और जनरली जो बेरियम और मैग्नीशियम होंगे वो तो क्या होंगे, वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, हाइड्रोलाइज्ड ऑन हीटिंग। लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करेंगे तो वो एनहाइड्रस हो जाते हैं हीटिंग। मैं अभी समझाता हूं आपको, नोट करके लिखो। जनरली नोट में लिखो कि द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड, लिखो डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम
कैन बी अचीव, कैन बी अचीव ऑन हीटिंग, कैन बी अचीव ऑन हीटिंग। लिख लिया, आगे लिखो। हाउएवर द corresponding hydrated halides of, however the corresponding hydrated salts of beryllium and magnesium on heating suffer hydrolysis। क्लियर। अब इधर देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान से देखना कि आपका ये आपका BeCl2 था, 6H2O था। मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे ये, और ये आपका कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, ये कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, और ये बेरियम है। आप अगर इनको हीट करेंगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे और ये अपना अपना ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, जब इनको हीट करेंगे तो ये एनहाइड्रस हो जाएंगे, यानी ये डायरेक्ट हीटिंग पर CaCl2, SrCl2, BaCl2 ये देंगे और पानी उड़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो ये पानी से ही रिएक्ट कर जाते हैं वापस हीटिंग पर, और पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो इनके पास चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत हाई है, +2 चार्ज है, और वो छोटा साइज है तो उसकी चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो जो पानी होता है उसको खींच लेते हैं खटाक से हाइड्रोलाइज करने के लिए। यहाँ देखोगे आप तो नीचे आने पर साइज बढ़ रहे हैं, चार्ज तो सब में +2 ही है, +2 +2 +2 +2 +2, तो सब में अगर चार्ज सेम है लेकिन साइज बढ़ रहा है नीचे आने पर, तो उस +2 चार्ज की डेंसिटी कम है, इसके अंदर डेंसिटी ज्यादा है, तो पानी को खींच लेता है और हाइड्रोलाइज हो जाता है। ये सब बातें अभी आगे आ जाएगी समझ में। आपको सिर्फ इतनी सी ध्यान रखनी है बात कि यार जो नीचे आने पर जो है वो हीटिंग करने पर जो इनके हैलाइड्स होते हैं वो, इनके जो हैलाइड्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते बल्कि एनहाइड्रस हो जाते हैं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है समाप्त। अब आते हैं इसके कंपाउंड्स। इसके कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एक, और वो है आपका Na2O2। प्रिपरेशन, पहली प्रिपरेशन तो अपन ने पढ़ी थी यार, जो सोडियम था O2 था, अगर इसकी एक्सिस में रिएक्शन करा दें तो आपका Na2O2 बन गया था। कुछ याद है? एयर के साथ रिएक्शन में, इसका नाम होता है परऑक्साइड। क्या होता है? परऑक्साइड। क्या होता है? परऑक्साइड। ठीक, अब ये आपका जो सोडियम परऑक्साइड है ये दो हिस्सों से मिला हुआ है, एक NaOH से बना हुआ है और एक H2O2 से बना हुआ है। ये दो हिस्सों से बना हुआ है। किससे बताओ? पहला हिस्सा है NaOH, दूसरा H2O2। ये आपका बेसिक हो गया, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, इसलिए ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, लेकिन ये बेसिक मीडियम है इसलिए अच्छा, ज्यादा अच्छा किस तरह बिहेव करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो अब इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो देखना। अब आप पहली रिएक्शन आएगी Na2O2 की पानी के साथ। अब पानी में जैसे ही आप डालोगे तो आपको पता है ये तो किससे बना हुआ है? ये तो NaOH प्लस H2O2 से बना हुआ है, तो पानी में डालते वही बना देगा वापस। बस एक इंपॉर्टेंट बात होती है, पता है क्या? ये जो H2O2 होता है ना, ये रूम टेम्परेचर पे टूट जाता है। रूम टेम्परेचर पे टूट के ये H2O प्लस O2 दे देगा, लेकिन 0 डिग्री पर ये नहीं टूटेगा। 0 डिग्री पर नहीं टूटेगा, इसलिए रिएक्शन 0 डिग्री पे करा रही है।
लेकिन अगर यही रिएक्शन 25 डिग्री पर हो जाती, किस पर हो जाती, 25 डिग्री पर अगर ये रिएक्शन करवा देते हैं तो ये आपका क्या बनाता, वापस देखना, NaOH प्लस O2, क्योंकि जो ये H2O2 था ये टूट जाता, 25 डिग्री पर H2O2 टूट करके H2O प्लस O2 देता है, और O2 ही रहती है क्योंकि H2O तो यहाँ बैलेंस हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 25 डिग्री पर अगर आप रिएक्शन कराओगे Na2O2 की तो ये O2 देगा, यानी कि Na2O2 ऑक्सीजन दे रहा है, यानी कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजनेटिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला एजेंट, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटिंग एजेंट। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले एजेंट को क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया, ऑक्सीजनेटिंग एजेंट भी हो गया, और यही रीजन है कि इसका उपयोग हम ऑक्सीजनेटिंग एजेंट के तौर पे करते हैं, जैसे सबमरीन, इल वेंटिलेटेड एरियाज जहां पर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होती वहां इसका यूज किया जा सकता है। लेबोरेटरी में इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो आप। क्लियर सबको? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आपके पास आई। अगली रिएक्शन की बात करें अगर अपन, तो इसकी रिएक्शन अगली कराते हैं सपोज जैसे H2SO4 से। अब आप दिमाग लगाओ H2SO4 से कैसी होगी। अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराता हूं तो इसको बोला जाता है आइस कोल्ड मिनरल एसिड। देखना जरा, इसको अपन ऐसे लिखेंगे हर बार रिएक्शन के लिए, NaOH प्लस H2O2। अब ये एसिड है, ये बेस है, तो अपने आप ही दिमाग लगाओ कौन रिएक्ट करेगा पहले। बोलो, ऑब्वियस सी बात है यार, ये इससे रिएक्ट कर जाएगा, ये रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा Na2SO4, और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है तो H2O2। इसीलिए 0 डिग्री लिखो या डायरेक्ट ऐसे लिख दो आइस कोल्ड मिनरल एसिड, तो ये हो जाएगा। अगर इस Na2O2 की मैं रिएक्शन करा दूं किससे, ये वही NaOH है, ये H2O2 है, किससे, CO2 से। CO2 गैस आपको पता है एसिड होती है, ये आपका बेस है, ये इससे रिएक्ट कर लेगा, फिर वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपके क्या बन जाएगा, यहाँ पे CO2 से रिएक्ट करेगा तो Na2CO3 प्लस H2O2। लेकिन अगर मैं 0 की जगह यहाँ पर 25 डिग्री पे कराता तो ये टूट जाता H2O2 और क्या बनता, O2। जादू हो गया भाई, मजाक ही मजाक में, इसने CO2 से रिएक्ट करके O2 प्रोड्यूस कर दी। इसीलिए इसका यूज करते हैं हम इल वेंटिलेटेड एरियाज में एज अ ऑक्सीजनेटिंग एजेंट। सबमरीन पानी के अंदर होती है, वहां कहाँ ऑक्सीजन मिलेगी, तो इसको यूज करते हैं ताकि CO2 को किसमें कन्वर्ट कर दे, ऑक्सीजन में। जादू जादू, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो CO से रिएक्ट करेगा। आप देखो CO से कैसे करेगा रिएक्ट, ध्यान से सुनना। ये NaOH है और ये H2O2 है। CO एक रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले ये H2O2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें, CO2 में। CO2 अब क्या हो गई, एसिड, और ये NaOH उससे जाके रिएक्ट कर जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ही आपका Na2CO3 बनेगा। वैसे ही आपका Na2O2 SO2, अब ये SO2 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वही NaOH, ये H2O2, ये इसको पहले ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, SO3, ये SO3 एसिड है और ये बेस है, रिएक्ट कर लेगा Na2SO4। समझ में आ रहा भाई? और एक रिएक्शन और आएगी इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है कि देखो यार, देखना ध्यान से, आ गया। अब अगर मैं बात करता हूं वापस यहाँ पर Na2O2 प्लस अमोनिया, अमोनिया और ये अपन ने लिया NaOH और ये क्या लिया H2O2, ये NaOH इस H2O2 से वापस रिएक्ट कर। अब एक की पॉइंट होता है भाई, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए अमोनिया के साथ वो N2 बनाएगा। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो अगर वो अमोनिया के साथ है तो वो हमेशा क्या बनाएगा बताओ, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
अगर वो अमोनिया के साथ है तो वो हमेशा क्या बनाएगा, N2। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर वो अमोनिया के साथ होगा तो वो क्या बनाएगा, N2। बस एक एक्सेप्ट अमोनिया के साथ O2, अगर O2 आ गया तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, NO। अगर O2 आ गया तो क्या बनाएगा वो, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर O2 आ गया तो क्या बनाएगा वो, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहां पर आप देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमोनिया के साथ है, क्या बनेगा ये, N2 प्लस। अगर 0 डिग्री पे कराएंगे तो साथ में क्या बन जाएगा, ये तो रिएक्ट कर गया N2 और ये बन जाएगा NaOH। ठीक है, तो ये फाइनल रिएक्शन आती है। तो आप समझ नहीं पाते हो कि यार यहाँ अलग आई, यहाँ अलग आई, यहाँ N2 प्लस ये कैसे आया, क्योंकि इसने इसको ऑक्सीडाइज किया N2 में, इसलिए प्रोडक्ट आया N2। हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने ये पूरी रिएक्शन वहां पढ़ा दी थी। कहाँ, अल्कली मेटल्स के अंदर। अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैंने अमोनिया लिक्विड वाली रिएक्शन नहीं पढ़ाई, क्योंकि ये पूरी रिएक्शन मैंने वहां पढ़ा दी थी। कहाँ, फर्स्ट ए के साथ अल्कली मेटल के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था दोनों को मिला के, ताकि पूरी रिएक्शन एक साथ आपको समझ में आ जाए। अब एक खास बात होती है, पोटेशियम के ऑक्साइड, ये आपका Na2O2 कंप्लीट हो गया। अब आया आपका ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का जो ऑक्साइड है वो ये होता है। अब ये जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक है, लेकिन इसकी एक खास बात है कि अगर K2O कोल्ड कंडीशन में है तो वो व्हाइट होगा, और अगर आप हीट कर दो तो वो आपका क्या हो जाएगा, येलो। ये हम आगे पढ़ते हैं। एफ सेंटर्ड डिफेक्ट होता है सॉलिड स्टेट में, एक क्या नाम होता है उसका, एफ सेंटर्ड डिफेक्ट। दूसरा एक खास बात है KO2, ये पोटेशियम क्या होता है, सुपर ऑक्साइड। अगर आप इसका रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, ये KOH प्लस O2। तो इसने क्या प्रोवाइड कर दी, ऑक्सीजन। तो ये भी आपका एक ऑक्सीजनेटिक एजेंट होता है O2। तो अगर आपसे बोले क्वेश्चन में कि KO2 ऑन हाइड्रोलिसिस कौन सी गैस प्रोवाइड करेगा, O2, यह सवाल आ जाएगा कि कौन सा सुपर ऑक्साइड, कौन सा सुपर ऑक्साइड ऑन हाइड्रोलिसिस O2 देगा, तो आंसर आ जाएगा KO2। क्लियर। अब अगला आता है इसके बाद सोल्वे प्रोसेस। प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3। Na2 सोडियम कार्बोनेट होता है। Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो कुछ नहीं करते इसमें, बहुत सिंपल है। ये अमोनिया है, CO2 प्लस वाटर है। ऐसा नहीं लग रहा अमोनिया बेस होता है, ऐसा नहीं लग रहा CO2 एसिड होता है, ऐसा नहीं लग रहा कि अमोनिया बेस है, और ये नहीं लग रहा एसिड है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, रिएक्शन होकर के क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट। और इसी अमोनियम कार्बोनेट को, इसी अमोनियम कार्बोनेट के अंदर आपने अगर एक्सेस में CO2 पास कर दी तो अमोनिया एक्सेस में पास करते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा ये तो। और इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर HCl से करा दें इस अमोनियम की अगर NaCl से करा दें तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, NaHCO3 प्लस HCl बाहर आ जाएगा। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, जल्दी बताओ, स्पेरिंगली सोल्यूबल। स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है बहुत कम सोल्यूबल, पार्शियल सोल्यूबल। तो इसको फिल्टर करके बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा। और फिर इसको जब हीट करेंगे तो हीटिंग पर ये टूटता है आपका Na2CO3 CO2 प्लस H2, ये उड़ जाएगा। तो ये Na2CO3 इस तरह से बन जाता है।
क्लियर? बोलो हाँ या ना। अब यहाँ एक खास बात होती है, पता है क्या? यहाँ जो खास बात होगी वो ये होगी कि यहाँ पर आपका जो आपने बनाया ये अमोनियम बाइकार्बोनेट से NaCl, इससे बना NH बाइकार्बोनेट, साइड प्रोडक्ट जो HCl बना वो एसिड है और यहाँ अमोनियम पड़ा हुआ है, उससे रिएक्ट करके ये बनाएगा अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सबसे खास होती है, हाँ, कि ये अमोनियम क्लोराइड जो होगा इसको वापस रिएक्ट कराया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो वापस जब रिएक्ट करते हैं तो देखो अब ये आपका बेस है, वापस रिएक्ट कराओ तो क्या बनेगा? यहाँ ये CH से रिएक्ट कर जाएगा CaCl2 और ये इससे रिएक्ट कर जाएगा तो बनाएगा ये अमोनिया। ये अमोनिया वापस रीयूज हो जाएगी यहाँ पे। इस मेथड में ये जो CaCl2 बनता है बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए जब हम बात करते हैं कि CaCl2 का प्रिपरेशन किस मेथड से किया जाएगा तो आप एक आंसर लिखते हैं, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सोल्वे प्रोसेस। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सोल्वे प्रोसेस। CaCl2 क्या है? इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सोल्वे प्रोसेस। क्या है? बाय प्रोडक्ट ऑफ सोल्वे प्रोसेस। लार्ज अमाउंट में बनेगा और ये जो बना है इसको वापस रीयूज कर लेंगे। अब दोबारा समझो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अमोनिया लिया, CO2 प्लस वाटर लिया, रिएक्ट कराया, अमोनियम कार्बोनेट, एसिड बेस रिएक्शन हुई। एक्सिस में जब भी पास कराते हैं तो कार्बोनेट हमेशा बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट होने के बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं NaCl से। NaCl से रिएक्शन कराती रिएक्शन होती है सिंपल, सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। यहाँ अमोनिया था और ये HCl था, ये H इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये HCl जो है वो वापस अमोनिया से रिएक्ट करके NH4Cl बना रहा है। अब ये सॉल्युबल है, ये प्रीपीटी है, तो हमने इसको क्या कर लिया? फिल्टर, इसको हीट करा। बाई कार्बोनेट हमेशा टूटते हैं कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O में। बाई कार्बोनेट किसमें टूटते हैं बताओ? बाई कार्बोनेट टूटते हैं हमेशा Na2CO3, CO2 और H2O में। ये टूट गए, टूटने के बाद आपका ये जो बचा कहाँ गया है? NH4Cl, इसको निकाल के वापस ट्रीट कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, उससे CaCl2 बनता है। अभी अभी CaCl2 पढ़ाया था कि गुड एब्जॉर्बर ऑफ गैसेस है, अल्कोहल और अमोनिया को नहीं कर पाता एब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि वो एडक्ट बना लेता है। अमोनिया जो बाहर आई वापस रीयूज कर लेंगे। अब एक सवाल पूछता है ये, सोल्वे प्रोसेस से K2CO3 इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वाई? आंसर बताओ कि आखिर K2CO3 क्यों नहीं बना पा रहे हैं? सोचो, जल्दी सोचो। सोच के बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट। उसका रीजन देखो, जब आप यहाँ पर अमोनिया प्लस CO2 लेंगे तो ये बनेगा, ये करेंगे तो ये बनेगा। यहाँ NaCl की जगह क्या लेंगे आप? KCl, तो यहाँ HCO3 और यहाँ आपका बनेगा NH4Cl। दोनों ही सोल्यूबल होते हैं। पोटेशियम बाई कार्बोनेट इज अ सोल्यूबल, सोल्यूबल होगा तो आप अलग नहीं कर सकते यहाँ पे, इसलिए आप इसकी जगह नहीं करवा सकते इस टेस्ट को। मतलब सोल्यूबल प्रोसेस से K2CO3 को नहीं बना सकते। इसका रीजन लिखना, बिकॉज पोटेशियम बाई कार्बोनेट इज सोल्यूबल। क्या रीजन लिखोगे? बिकॉज पोटेशियम बाई कार्बोनेट इज सोल्यूबल, इसलिए हम इससे क्या बना पा रहे हैं? सिर्फ Na2CO3। तो यानी कि सोल्यूबल प्रोसेस सिर्फ Na2CO3 का होता है। इसलिए हम ली ब्लैंक प्रोसेस लेते हैं। ली ब्लैंक प्रोसेस से दोनों बना सकते हो। इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम? NaCl लेते हैं और उसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाल देते हैं।
तो देखो टेस्ट विद एसिड हो गया, सिंपल ही है। एक एसिड डाला आपने इसके अंदर, तो एसिड डालने पर आपको पता है HCl बनेगा, ठीक है। और अगर आपने एक्सिस में ले लिया तो ये प्रोडक्ट में आपके क्या बना देगा, Na2SO4। Na2SO4 का एक खास नाम याद रखना, सॉल्ट केक। Na2SO4 का खास नाम क्या है, सॉल्ट केक। क्या नाम है, सॉल्ट केक। अगर हम इसकी जगह एक्सिस में लेते तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आपका Na2SO4 बन जाता, धीरे धीरे लिया इसलिए ऐसा बना। तो मतलब इंटरमीडिएट हुआ ये एक तरह से, ये क्या हुआ, इंटरमीडिएट। समझिए बात को आप, मतलब NaCl अगर आप लेते हैं और कंसंट्रेट H2O डायरेक्ट डालते हैं तो आप सीधा आप Na2SO4 प्लस HCl बना सकते हैं। और आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप भी करवा सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप में क्या होगा, ये वापस रिएक्ट कर रहा होगा किससे, जैसे ये बना, अगर ये वापस रिएक्ट कर जाएगा इससे NaCO3 से और HCl बना। ये जो आपके पास बना अब Na2SO4, इस Na2SO4 का रिडक्शन कराया जाता है कार्बन से। आपको पता है कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये आपका +6 है, इस +6 को ये रिड्यूस करेगा सल्फाइड में, और यहाँ बन जाएगा आपका ये Na2S। क्या बना ये, Na2S। और जो Na2S बना, इस Na2S के साथ ये रिड्यूस के बाद ये ऑक्सीडाइज होगा, ये आपका CO बन के उड़ जाएगा। अब इस Na2S को लेते हैं और इस Na2S की जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हम किससे करवाते हैं, CaCO3 से। CaCO3 से कराने पर ये CaS प्लस Na2CO3 बना देते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम होता है ब्लैक ऐश। क्या नाम होता है, ब्लैक ऐश। और ये आपका Na2CO3 निकल जाएगा फिर यहां से, क्लियर। तो इस तरह से आप Na2CO3 पे बना सकते हो, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रिडक्शन है, सॉरी यहाँ पर आपका जो है ये पोटेशियम भी ले सकते हैं हम, क्योंकि K2CO3 जो है वो सोल्यूबल या इनसोल्यूबल वाला चक्कर यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से आप बनाते हैं। वापस देख लो, कुछ नहीं किया अपन, NaCl लिया, उसमें H2SO4 डाल दिया। आप तो डायरेक्ट ही लिख दो ये Na2SO4 प्लस HCl। उसके बाद ये सल्फेट लिया, इसका रिडक्शन कराया कार्बन से, कार्बन से रिडक्शन कराते आपका क्या बना ये Na2S। ये सब रिएक्शन मैंने बता रखी है आपको, Na2SO4 की कार्बन से रिडक्शन में सल्फाइड बनता है, और फिर इसके आयन एक्सचेंज रिएक्शन है ये इससे रिएक्ट कर गया, इससे रिएक्ट कर गया, और बन गया Na2CO3, ठीक है। अब 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप सोल्वे प्रोसेस की रिएक्शन लर्न करें तुरंत, और ली ब्लैंक की भी, दोनों याद करो, नहीं तो याद नहीं होगी। जल्दी, 2 मिनट का समय आपके पास, फटाफट जल्दी। हो गया। कास्नर केल्नर सेल की बात अगर अपन करें तो कास्नर केल्नर सेल जो होता है वो आपका प्रिपरेशन ऑफ NaOH। ये ऐसे सवाल होते हैं जो सिंपल सिंपल होते हैं, डायरेक्ट आपके जैसे कहते हैं ना मैथ्स का कॉलम में आ गया, कास्नर केल्नर से किसका प्रिपरेशन होता है, सॉल्वे से किसका प्रिपरेशन होता है, ये इस टाइप के हैं, ठीक है। ज़्यादा खास नहीं, आप तो टेंशन मत लेना इसमें। तो कास्नर केल्नर सेल जो है उससे आप किसका प्रिपरेशन करेंगे, NaOH से। अब इसमें क्या करते हैं, कमर्शियली अगर प्रिपरेशन करना हो तो कमर्शियली जो है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है NaOH बाय कास्नर केल्नर सेल। इसमें हम क्या करते हैं कि कैथोड लेते हैं मरकरी का, एनोड लेते हैं कार्बन का, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन,
ब्राइन सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, NaCl का सॉल्यूशन ही ब्राइन सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे, मरकरी का कैथोड ले लिया। ठीक है, अब जब आप इस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो ये Na++Cl- होगा और ये Na+ किस पर जाएगा, मरकरी के कैथोड पर। तो जब ये मरकरी के कैथोड पर जाएगा तो ये पहले तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये रिड्यूस होना चाहता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो मरकरी के कैथोड पर जब रिडक्शन होगा तो ये अमलगम बना लेगा। आराम से समझना, कैथोड उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जिस पर रिडक्शन होता है। कैथोड उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जिस पर रिडक्शन होता है। तो जब ये कैटायन वहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होकर के उसने अमलगम बना दिया। ये तो रिएक्शन हुई एट कैथोड। अब आएगा आपका एट एनोड। एनोड पर आपका ये जो Cl- आएगा, ये आपका Cl2 गैस बाहर निकल गई। अब ये बचा जो सोडियम अमलगम ट्रीटेड बाय वाटर, वाटर से जब ट्रीट कराएंगे तो ये NaOH बनेगा। देखो आप वाटर के साथ, और क्या निकला है यहाँ से, H2 और मरकरी। तो प्रिपरेशन ऑफ NaOH हो गया। तो कास्टर गेलनर सेल के अंदर सिंपल सा आपका क्या करते हैं, आपसे दो चीजें पूछेगा, कैथोड किसका लिया जाता है, आंसर देंगे मरकरी का। एनोड किसका लिया जाता है, कार्बन का। प्रिपरेशन किसका किया जाता है, NaOH का। कमर्शियली प्रिपरेशन NaOH का। और बाद में क्या होता है, अमलगम बनती है, उस अमलगम को लेते हैं, अमलगम का वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो NaOH बन जाता है। ठीक है, सिंपल है। अब छोटे छोटे सवाल आपसे पूछता है, जैसे एस ब्लॉक के अंदर कि यार SnCl2 और HgCl2 क्या ये एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। ये SnCl2 है और HgCl2, तो ये आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे टुगेदर। क्यों, क्योंकि ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये टिन SnCl4 में आ जाएगा और Hg में आ जाएगा। ये फेमस रेडॉक्स रिएक्शन है जो हम कई बार कई जगह पढ़ चुके हैं। ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में बताया था आपको। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्वेश्चन वहां भी करवाया था, ये वापस एस ब्लॉक में भी आया है, क्या कि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि क्या ये पेयर एग्जिस्ट कर सकता है। तो आंसर दोगे कि ये पेयर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता टुगेदर। अब ये पेयर एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता टुगेदर, उसका सिंपल रीजन है, पूछो क्या। यहाँ पर H है, बाइकार्बोनेट जब भी होगा उसमें H+ होगा, और ये आपका बेस है NaOH। ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेंगे। एसिड बेस रिएक्शन अगर हो गई तो अपने आप ही रिएक्शन नहीं होगी, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ये कहाँ रहेगा, प्रोडक्ट में बन जाएगा ना वो। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं, इन सवालों को आपको करना आना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये पेयर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। क्लियर, तो आपसे सवाल पूछेंगे तो बता देंगे। यस, ये आपका एस ब्लॉक खत्म। अब आप एस ब्लॉक की शीट आपको दी जाएगी, उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितना नोट्स में लिखवाया गया है उसी को याद करेंगे अच्छे से, प्लस NCERT करेंगे। ठीक है, प्रॉमिस, ये होमवर्क आप करेंगे, IIT की कसम है। ठीक है, मिलते हैं, चलो अगली बार, बाय।